आखिरी आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है परजीवी जनित रोग, यानी कि पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपने देखे होंगे, आप तो खुद में भी पैरासाइट्स देख सकते हैं भाई। पैरासाइट्स की बात करें, परजीवी की बात करें, नाम से ही पता चल रहा, परजीवी। परजीवी का मतलब ऐसा जीव जो दूसरे के शरीर पर रहे, किस लिए? या तो भोजन के लिए, या जगह के लिए, या फिर दोनों के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं परजीवी। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य परजीवी भी होता है, बाह्य परजीवी मतलब शरीर के बाहर रहेगा। आंतरिक परजीवी भी होता है जो शरीर के अंदर रहेगा। अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारे में भी तो होता है ना बाह्य परजीवी, ढील जो होता है सर में, वो बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट है। और अगर आंतरिक परजीवी की बात करें तो पेट में जोंक होता है ना बच्चों को, वो इंटरनल पैरासाइट है, आंतरिक परजीवी है। तो जब हमको बीमारी लगा सकता है तो मछलियों को क्यों नहीं लगाएगा? मछलियों को भी लगाता है भाई, बड़ा अच्छा अच्छा बीमारी लगाता है। देखिए क्या क्या बीमारी लगाता है। सबसे पहला बीमारी है सफेद धब्बेदार रोग, और मैंने यहाँ पे देखिए जो परजीवी है उसका भी यहाँ पे फोटो मेंशन किया है, देख पा रहे हैं आप लोग। यही वो परजीवी है जो मछली को सफेद धब्बेदार रोग लगाता है। नाम में ही इसका पहचान छुपा है भाइयों। सफेद धब्बेदार रोग यानी मछली के शरीर के ऊपर आपको सफेद सफेद धब्बा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस पिक्चर में भी देखिए, पंगास मछली है हमारी, इसमें भी सफेद सफेद धब्बा हो गया है, इसमें भी देखिए। अब इसको आपको इससे कंफ्यूज नहीं कर देना है। वो जो रुई वाला बीमारी था ना हम लोगों का, क्या नाम था? कोई बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए मत बताइए, अभी इंटरेक्शन नहीं करना हमको, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीमारी है ना सफेद धब्बेदार रोग, इसमें आपको सफेद सफेद धब्बा दिखाई पड़ेगा मछलियों के शरीर के ऊपर। इसके एजेंट की बात करें तो एजेंट का नाम है इक्थीरियोपथेरिसिस। ठीक है, ये उसका एजेंट है। अब हम आते हैं उपचार के ऊपर। पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसे नाम है वैसा पहचान है। सफेद धब्बेदार रोग, सफेद सफेद धब्बा आपको दिखाई पड़ेगा मछली के शरीर के ऊपर। अगर इसके उपचार की बात करें तो उपचार में हम क्या कर सकते हैं? मिथाइलिन ब्लू, फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। ये मिथाइलिन ब्लू है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आता है वैसे ही मिथाइलिन ब्लू भी आता है। ये एक पाउडर है, केमिकल पाउडर है। मेलाकाइट ग्रीन भी ऐसा ही होता है, या मेलाचाइट ग्रीन, बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो या तो हम मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, उसको भी घोल बनाकर 1 मिनट तक मछली को डिप ट्रीटमेंट देना है, या फिर मेलाकाइट ग्रीन, या बहुत लोग मेलाचाइट ग्रीन भी बोलते हैं। मेलाकाइट ग्रीन और फॉर्मेलिन को पानी में घोल बनाकर उसमें मछली को डिप ट्रीटमेंट देना है। तो इन दोनों से आप सफेद धब्बेदार रोग का इलाज आसानी से कर सकते हैं। ये हुआ हमारी पहली बीमारी जो आमतौर पे देखने को मिलती है मछलियों में, जिसे सफेद धब्बेदार रोग कहते हैं। और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ये वही दवाई है मिथाइलिन ब्लू। अगली बीमारी में चलते हैं, बहुत ही अच्छी बीमारी, आर्गुलोसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आर्गुलोसिस है ना, ये देखिए ढील टाइप का दिख रहा है ना, ये ढील ही है मछलियों का, ये आर्गुलस है। आर्गुलोसिस जो परजीवी है ना, आर्गुलस, उसके नाम से ही मछली का बीमारी का नाम चला गया आर्गुलोसिस। तो ये आर्गुलस परजीवी है। क्या करता है? मछली के शरीर के ऊपर चिपक जाता है और चिपक के उसका खून चूसता है बड़े मजे से। इसमें देखिए बड़ा साफ दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए आर्गुलस कितना शानदार दिख रहा है, चिपका हुआ है मछली के शरीर में। खून चूसेगा, चूस के इस जगह को छोड़ेगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ चूसेगा, यहाँ छोड़ेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको शुरू में जब दिखा रही थी, मैं मछलियों की पहचान करने आपको सिखा रही, तो वहां मैंने बताया था आपको कि छोटे छोटे लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ेंगे, और ये ढील भी आपको उसमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये हुआ आर्गुलोसिस यानी कि मछली का ढील। इसकी पहचान का तरीका क्या है? अब आप बोलिएगा मैम मछली तो हम देख लेंगे ऐसे तैरते हुए कि उसको लाल चक्कर हो गया, या फिन कट गया, टेल कट गया, ढील हो गया, मैं कैसे देख पाएंगे? तो ये जब इसको ढील होगा तो ये क्या करेगी ना, आप खुद अपना एग्जाम्पल लेके देखिए ना। हमारे सर में अगर ढील हो गया तो वो क्या करता है? खून चूसता है, खून चूसता, हमको बड़ा खुजली होती है भाई, खुजली होती है, भगवान हाथ दिए खुजला लेते हैं। लेकिन मछली के पास तो हाथ नहीं है ना। ये ढील जब उसका खून चूसेगा, उसको खुजली होगी, तो वो क्या करेगी? आपका जो सिस्टम है, या अगर पॉन्ड में है मछली या फिर आपके सिस्टम में है मछली, तो वो किनारे की तरफ जाके अपने शरीर को रगड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। बार बार जाएगी किनारे की तरफ और अपने शरीर को रगड़ेगी, खुजली हो रही है उसको ना, तो इस तरीके से वो सिम्टम दिखाती है। तो अगर आप देख रहे हैं आपके सिस्टम में मछलियां बार बार किनारे की साइड जाके ऐसे शरीर को रगड़ती हुई, घिसती हुई दिखाई पड़ रही है, पकड़ लीजिए कि हाँ भाई इसको ढील हुआ है। थोड़ा निकालिए एक दो मछली को और उसका बढ़िया से मॉनिटरिंग कीजिए, टॉर्च जला के देखिए ना, फटाक से दिखेगा ये ढील आपको।
तो ये हो गया आर्गुलस, ढील, और इसकी बीमारी की नाम हो गई आर्गुलोसिस। ये देखिए ये तो एकदम सीवियर केस है भाई, पूरा ढील से भरा हुआ है मछली का शरीर। ऐसी मछली तो कोई फ्री में भी दे हम खाना पसंद ना करें, है ना। तो ये हो गया आर्गुलोसिस। मैंने आपको पहले ही परजीवी का नाम बताया, मतलब वाहक क्या है, एजेंट क्या है वो बता दिया, आर्गुलस एजेंट है इसका, वही परजीवी है जो काउस कर रहा है। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट का बहुत सारा तरीका है। पोटेशियम परमैंगनेट में डालिए, वो सब हट जाएगा उसके प्रभाव से, छोड़ देगा ढील मछली का शरीर। नमक का घोल भी बहुत अच्छा काम करता है परजीवी के ट्रीटमेंट के लिए, नमक का घोल या पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एक अच्छी सी दवाई है वीरबैग कंपनी की क्लीनर, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्लीनर का भी घोल बना के आप उसमें मछली को डिप ट्रीटमेंट दीजिएगा, आपकी मछलियां स्वस्थ हो जाएंगी। बड़ा आसानी से क्लीनर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ये है क्लीनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो थर्ड है परजीवी से होने वाली तीसरी बीमारी है वह ट्राइकोडिनोसिस। अब ये ट्राइकोडिनोसिस में क्या होता है भाई, इससे क्या होता है ना कि मछली का जो शरीर है वो, सॉरी ये देखिए मछली का शरीर जो है ना जगह जगह पे घाव दिखाई पड़ेगा, हल्का हल्का सड़ेगा, लेकिन वो जो हमारी पहले वाली सड़न की बीमारी थी ना एडवर्सिलोसिस, उतना ज्यादा नहीं सड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सड़ेगा। सड़ेगा जहां जहां से अगर शल्क वाली मछली है वहां से देखिए शल्क गिरने लगेंगे, यहाँ पे देखिए शल्क गिर गया है ना। तो हल्का हल्का सड़न होगा, और मछली का जो शल्क अगर है मछलियों में तो वो शल्क झड़ने लगेगा, सॉरी शल्क झड़ने लगेगा, ठीक है। मछलियों से ना, इसमें अगर आप मछली को उठा कर देखेंगे, बहुत ही अच्छी पहचान, मछली को उठा कर देखेंगे ना बड़ा गंदा स्मेल आता है मछलियों से, ठीक है। तो ये सब हो गया पहचान। अब ज्यादा नहीं सड़ेगी, हाँ हल्का हल्का सड़ने का आपको लक्षण इसमें दिखाई पड़ेगा। अब पहचान क्या है, एजेंट सबसे पहले बात कर ले, एजेंट क्या है। तो एजेंट है इसका ट्राइकोडीना नामक प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ का मतलब होता है बहुत प्राचीन जीव है, ये परजीवी का भी काम करते हैं, तो ये परजीवी है। उपचार क्या क्या कर सकते हैं, नमक का घोल परजीवी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें आप ड्रिप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फॉर्मेलिन में डुबा सकते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट के घोल से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हो गया ट्राइकोडिनोसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथी बीमारी जो परजीवी के कारण फैल रही है उसको कहते हैं डिक्टाइलोगाइरोसिस। डिक्टाइलोगाइरोसिस भी एक होता है और एक होता है गायरोडेक्टाइलोसिस, दोनों के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे डिक्टाइलोगाइरोसिस के बारे में। डिक्टाइलोगाइरोसिस जो है ना वो आपको गलफड़े के पास दिखाई पड़ेगा, कि इस तरीके का परजीवी देखिए लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे थे, ये देखिए ये जो है ना ये परजीवी है, ये परजीवी है। मैंने इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश की, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। ये परजीवी है, गलफड़े में चिपक जाता है और चिपक के उसको इन्फेक्ट करता है। तो अगर डिक्टाइलोगाइरोसिस के वाहक की बात करें, एजेंट की बात करें, तो नाम ही पड़ा है परजीवी के नाम से, डिक्टाइलोगाइरस जो है इस परजीवी का ही नाम है। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डाल सकते हैं, या फिर एसिटिक एसिड के घोल में डाल सकते हैं, और नमक के घोल में, एसिटिक एसिड का घोल बनाइए, नमक का घोल बनाइए, दोनों में बारी बारी 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के लिए डुबा डुबा के निकाल दीजिए, ठीक है। पहले एसिटिक एसिड के घोल में डुबा दिया, 2 मिनट निकाल लिया, निकालने के बाद फिर नमक के घोल में डुबा दिया। इस तरीके से हमको डिप ट्रीटमेंट देना है, या फिर सिर्फ आप पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भी इसको डिप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया डिक्टाइलोगाइरोसिस, जो कि गलफड़े में परजीवी के होने की बीमारी है। आगे बढ़े तो है गायरोडेक्टाइलोसिस, ठीक है। गायरोडेक्टाइलोसिस क्या है, ये शरीर में कहीं भी, मतलब आपको ये परजीवी लटका हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये परजीवी बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी इफेक्ट करेगा, और उसमें क्या होगा, कोशिका जो होती है ना, सेल्स जो होते हैं ना शरीर में, ये जगह जगह पर घाव बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया परजीवी के कारण होने वाली बीमारी। वैसे इसका भी नाम, एजेंट की बात करें तो इसकी बीमारी के नाम से ही एजेंट का नाम है, गायरोडेक्टाइलस नाम है एजेंट का, और बीमारी का नाम उसी से पड़ेगा। सेम ट्रीटमेंट जो हमने डेक्टाइलोगायरोसिस में सीखा था, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी काम करेगा। वही चीजें हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिटिक एसिड और नमक के घोल में बारी बारी डुबाना है आपको, ठीक। ये हो गया कंप्लीट आपका परजीवी से होने वाली बीमारियां भी खत्म। फिर मिलेंगे, धन्यवाद नहीं है, अभी तो हमारा समय बाकी है और अभी आपको कुछ और भी सिखाना बाकी है।
तो यहाँ तक ये हमारा क्लास कंप्लीट हुआ, बीमारी का पूरा ओवरऑल सेशन हमारा कंप्लीट हो गया बीमारी का। अब हमने क्या कहा था कि हम एक क्विक रिवीजन करेंगे बीमारी के ऊपर, तो हम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, बस 341 हो चुका है। हम 4 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? हम फटाफट स्लाइड को देख लेंगे एक बार। स्लाइड को जैसे देखेंगे, मैंने इतना कहानी सुना दिया है आपको कि आपको याद आने लगेंगी बातें मेरे ख्याल से, शायद। चलिए शुरू से देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड था हमारा, जिसमें हमने सीखा था कि मछलियों को बीमारी लगाने का कारण क्या क्या हो सकता है। जिसमें हमने देखा था कि जीवाणु होते हैं कारण, विषाणु होते हैं, परजीवी होते हैं, और साथ साथ मछलियां भी कारण हो सकती हैं। वातावरण के भी बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे थे जो मछलियों को बीमारी लगाने का कारण बन सकती हैं। अगली चीज हमने सीखी थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कुछ सावधानियां बरती जाएं ऐसी जिससे मछलियां बीमार होने से ही बच जाएं। तो इसमें सबसे पहली सावधानी थी चूना। लेकिन मैंने ये भी बात कहा था कि चूना का प्रयोग हम बायोफ्लॉक सिस्टम में नहीं करते हैं। ये तालाब के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण काम करता है। अगर आप बायोफ्लॉक में काम करना चाहते हैं तो अपने टैंक को सैनिटाइज करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मत ही कीजिए। अगर हो सकता है आपने चूना से टैंक को सैनिटाइज किया, कुछ मात्रा चूना का रह गया, तो फिर वो क्या करेगा? आपके बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो मत ही कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर नमक के घोल में मछलियों को क्यों ड्रिप ट्रीटमेंट देना है। परिवहन के दौरान जो मछली को चोट लग रही है, या फिर मछलियां हमारे आ रही हैं सिस्टम में स्टॉक होने के लिए, हो सकता है वो अपने साथ बीमारी लेकर आ रही हूँ। तो कैसे बीमारी को स्टॉक होने से पहले ही हम खत्म कर दें, इसलिए नमक के घोल का या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का सावधानी हम लोग करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने बताया खाद्य पदार्थ का सही इस्तेमाल कीजिए। कम कीजिएगा तो भी दिक्कत है, अधिक कीजिएगा तो भी दिक्कत है। कम कीजिएगा, मछलियां कुपोषण का शिकार हो जाएंगी। अधिक हो जाएगा तो आपके सिस्टम में प्रदूषण क्रिएट करेगा या फिर शैवाल क्रिएट करेगा, जिससे दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, ये कुछ लक्षण के बारे में बात किया था हमने कि मछलियों में बीमारी फैलाने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे कैसे हम पहचान कर सकते हैं मछलियों में बीमारी लगी है। ये कुछ लक्षण थे। इसके बाद ये हमने बात की थी कि मछलियों में बीमारी अगर फैल गई तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, दवाइयां कैसे चलाई जाती हैं। तो उसमें था ड्रिप ट्रीटमेंट, यानी घोल बना लिया बाल्टी में, मछलियों को उसमें डुबा दिया और निकाल लिया। पानी को दवा को पानी में बहाकर, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में ही हमने दवाई डाल दी। या फिर तीसरा था पूरक आहार के साथ मिलाकर, यानी जो खाना हम दे रहे हैं उसमें दवाई मिक्स कर ले और उसके बाद उसको मछलियों को खिला दे। इसके बाद हम लोग मछलियों की पहचान कर रहे थे, सीख रहे थे हम लोग कि मछली अगर बीमार है तो कैसे देखकर पहचाने कि मछली को क्या बीमारी लगी। तो सबसे पहला, सबसे आमतौर पे जो होने वाली बीमारी थी वो थी लाल चकत्ता रोग, जिसमें मछलियों को लाल लाल घाव दिखाई पड़ता है। दूसरी थी आर्गुलोसिस, यानी मछली की ढील। तीसरी बीमारी थी स्पॉयलेज, यानी कि सड़न वाली बीमारी। अगली बीमारी थी फिन रॉट, टेल रॉट। ठीक है, तो ये जो मैंने 3-4 बीमारियां दिखाई आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हमने जीवाणु जनित रोग, परजीवी जनित रोग, फफूंद जनित रोग अलग अलग से किया। जिसमें जीवाणु जनित रोग में हमने क्या देखा? ड्रॉपसिक का केस देखा, जहां मछली का पेट फूल जाता है। इसलिए फूल जाता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिला, हाइड्रोफिला ने अटैक कर दिया। इसमें हमने हाइड्रोफिला की पूरी कहानी सीखी थी, है ना, और फिर कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में भी जाना था। दूसरा था हमारा फिन रॉट, टेल रॉट, जिसमें हमने वो पूरा कहानी जाना था, भाई मछुआरा लोग कैसे मछली बेच देते हैं हम लोगों को, पंख कटी हुई, पूंछ कटी हुई कहकर कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जाल से कट गया। लेकिन अब हमने जान लिया था कि नहीं, वो जाल से नहीं कटता, बल्कि ये बैक्टीरिया के द्वारा काटा जाता है। ये भी हमने सीखा था। इसके बाद हमने उसके एजेंट को भी देखा और साथ साथ रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से या फिर टेरामाइसिन से। ये भी हमने सीख लिया था। अगली चीज जो हमने सीखी वो थी एडवर्सिलोसिस, यानी कि मछलियों में सड़न की बीमारी। तो इसका रोकथाम कैसे करना है इसके बारे में भी हमने सीखा था। फिर थी विब्रियोसिस, जिसमें मछली का आंख का अंधापन होता है या मछली का आंख सड़कर गिर जाता है। ये फिगर यहाँ का नहीं है, इसलिए मैंने कहा था इसको मत देखिए, है ना। बैक्टीरियल हेमरेजिक सेप्टिसेमिया का वो फिगर था, मछलियों में जो फोड़े की बीमारी होती है, ये वाला फिगर, ये वाला, ये सेप्टिसेमिया है। ठीक है, जिसमें मछलियों के शरीर पर हमने फोड़े देखे थे। इसके बाद यहाँ पर इसका उपचार भी देखा था पोटेशियम परमैंगनेट से या फिर टेरामाइसिन से। यहाँ जाकर हमारा
जीवाणु जनित रोग खत्म हो चुका था। फफूंद जनित रोग फिर शुरू किया हमने, जिसमें हमने सेप्रोलिग्नियोसिस देखा, जिसमें रुई के गोले बन जाते हैं मछली के शरीर के ऊपर। इसके बाद हमने ब्रैंकियोमाइसिस देखा, जिसमें गलफड़े का रंग पूरा सफेद हो जाता है और गलफड़ा सरकर गिर जाता है। इसके बाद हमने लाल चकत्ता रोग देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लाल घाव की बीमारी जिसे कहते हैं। इसका तो पूरा हिस्ट्री देखा हमने, पहले त्रिपुरा में आया 1983 में, उसके बाद कैसे कैसे फैला। इसके बाद हमने बात की परजीवी जनित रोग के बारे में, यानी सफेद धब्बेदार रोग के बारे में, जो नाम से पता चल रहा है कि सफेद सफेद धब्बा होने का रोग है ये। और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है मिथाइलिन ब्रूसेमेलाकाइड ग्रीन फॉर्मेलिन के साथ, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा आर्गुलोसिस, यानी कि मछली में ढील की जो बीमारी है वो कैसे होती है, कैसे ढील उसका खून चूस रहा था, ये भी हमने देखा। साथ साथ हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि ट्राइकोडिनोसिस में क्या होता है, हमने उसके उपचार के बारे में भी सीखा। ये ट्राइकोडिनोसिस बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्टाइलोगायरोसिस में देखा कि कैसे गलफड़ा में वो जो परजीवी है वो चिपका हुआ रहता है और मछली के गलफड़े को इन्फेक्ट करता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हमने जाना। और आखिरी बीमारी जानी हमने गायरोडिक्टाइलोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बीमारी का पूरा क्लास, अपना जो 2 घंटे का सेशन था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आता है आपका डाउट क्लियरेंस सेशन, यानी कुछ लोगों को कुछ कुछ चीजों में दिक्कत थी। मेरा बीमारी का क्लास कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ जो पहले से आप लोगों को कुछ कुछ दिक्कतें थी, डाउट क्लियरेंस करने की बात की थी मैंने, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में दिक्कत थी, नाइट्राइट नाइट्रेट में दिक्कत थी, पीएच में आपको दिक्कत थी। मैं कोशिश करती हूँ उसको फटाफट कर देने की, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको 5 मिनट या 10 मिनट में कंप्लीट कर पाऊं। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए होता क्या है ना, हम जब खाना खाते हैं हमारा शरीर उसको तोड़ता है। तोड़ने की थोड़ा कहानी के तौर पे सुनिएगा इसको, आपके काम की चीज नहीं है फिर भी कहानी की जैसा सुनिए। हम जब खाना खाते हैं ना, शरीर में बहुत सारा कार्य चलने लगता है, कोशिकाएं उसको तोड़, मतलब हमारे शरीर में वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद जो उसको इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें जो अच्छे अच्छे पोषक तत्व थे हमारे खाने में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कुछ वेस्टेज भी होते हैं इस काम में, जैसे मशीन अगर चलती है तो कुछ गुड प्रोडक्ट्स निकलती है, कुछ बैड प्रोडक्ट्स भी, कुछ वेस्टेज भी बचता है। उसी तरीके से हमारा शरीर जब ये सब काम कर रहा होता है हमारे डाइजेशन का, फूड के डाइजेशन का, तो कुछ वेस्टेज भी बचता है। वो वेस्टेज किस रूप में बचता है, उसको हम नाइट्रोजिनस वेस्टेज कहते हैं। यानी ऐसा खराब पदार्थ, वेस्टेज मतलब खराब पदार्थ, जो हमारे शरीर में अगर जमते जाएगा तो हमको बीमारी लगा सकता है, हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, वैसे वेस्टेज होते हैं ये, वैसे खराब पदार्थ होते हैं ये, ठीक है। तो ये खराब पदार्थ किस रूप में हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज के रूप में हो सकता है। नाइट्रोजिनस वेस्टेज का मतलब ऐसा खराब पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन किसी भी तरीके में मौजूद हो, किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, इसको कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं संसार में, वो अलग अलग तरीके से इस नाइट्रोजनस जो वेस्ट बच रहा है हमारे शरीर का, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, सॉरी, तो 3 फॉर्म लिखा है, एक अमोनिया है, एक यूरिया है और तीसरा यूरिक एसिड है। तो जितने भी जीव हैं संसार के, वो 3 तरीके से इस वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। या तो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, अमोनिया की सूरत में बाहर निकालते हैं शरीर से बाहर उसको, या फिर यूरिया की सूरत में बाहर निकालते हैं, या फिर यूरिक एसिड की सूरत में बाहर निकालते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा जहरीला है, तो अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है। और सबसे कम जहरीले की बात करें तो यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम जहरीला होता है। अब हम देखते हैं ऐसे ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जो अमोनिया को निकालते हैं बाहर अपने उत्सर्जन के द्वारा, या फिर जो यूरिया को निकालते हैं बाहर, या फिर जो यूरिक एसिड को निकालते हैं बाहर। तो अमोनिया आप अभी जब पढ़ रहे होंगे, मछलियों से जब जुड़े होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि मछलियां भी एक ऐसी जीव हैं जो कि अमोनिया को निकालती हैं बाहर अपने मलमूत्र के द्वारा या फिर अपने उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। तो मछली का जो मलमूत्र मछलियां त्याग कर रही हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अमोनिया देखने को मिलेगा। यूरिया की बात करें तो हम मानव को ले लीजिए, हमारा जो मलमूत्र का त्याग होता है उसमें हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। यूरिक एसिड की बात करें तो सांप बिच्छू को ले सकते हैं आप लोग,
है ना। या फिर आप लोग पंछियों को ले सकते हैं, वो लोग यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। इतना आपको ये स्लाइड बहुत डेंजरस दिख रहा होगा, लेकिन समझने के बाद शायद ये आपके लिए आसान हुआ होगा, है ना। तो 3 चीजें हैं जो शरीर से हमारा खराब पदार्थ बाहर निकल रहा है, जिसको नाइट्रोजनस वेस्टेज कहते हैं। वो हर जीव में अलग अलग स्ट्रक्चर से बाहर, अलग अलग फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो वो मछली है। अगर वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वो जीव मछली है। अगर यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, मतलब हम मानव का केस ले लीजिए, अगर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो पंछियों में ऐसा होता है, या फिर सांप बिच्छू में ऐसा होता है। अगर हम इसके जहरीलेपन की बात करें तो सबसे ज्यादा अमोनिया जहरीला होता है, यूरिया बीच में आता है, और यूरिक एसिड जो है वो बहुत कम जहरीला होता है। तो इस स्लाइड का ये मतलब था, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। अब हम लोग आते हैं आपके मेन कंसर्न के ऊपर, जो था नाइट्रोजनस साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। देखिए, हमको ज्यादा इतना इलेबोरेट करके नहीं पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल को, आप बस समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ताकि आप अपने बायोफ्लॉक सिस्टम में इसको रिलेट कर पाए। क्या होता है, हम जब मछलियों को खाना खिलाते हैं, वही चीज जैसे मैंने अभी शुरू में आपको कहानी का बताया, हम खाना खाते हैं, जो अच्छी चीजें होती है वो शरीर रख लेता है, जो खराब चीजें होती हैं उसको नाइट्रोजनस वेस्ट के द्वारा बाहर कर देता है, मलमूत्र के द्वारा। वही चीज यहाँ पर भी है। देखिए कहानी, आप इसको रिलेट कर पाइएगा। मछलियां को खाना दिया, हमने खाना दिया, मछलियां खाना खा रही हैं, खाना खाएंगी तो कुछ मलमूत्र का भी त्याग करेंगी। उन्होंने मलमूत्र का त्याग किया, मलमूत्र का त्याग किया, उसमें क्या होता है, अमोनिया होता है, जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत जहरीला। मैंने कल आपको जब बीमारी मैंने शुरू किया था तो मैंने ये भी बताया था कि अमोनिया का कितना पैरामीटर, कितना रेंज होना चाहिए। ठीक है, हर चीज के बारे में मैंने बात की थी आपसे, नाइट्रेट नाइट्राइट कितना होना चाहिए, मैंने सब बात की है आपसे। तो अमोनिया जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। क्या किया जाता है ना, जिसको कल आप लोग गुड बैक्टीरिया कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर ये अमोनिया ऐसे ही जमता रहा, मछलियां तो मलमूत्र का त्याग करते रहेंगे, क्योंकि हम तो उन्हें फीड खिला रहे हैं भाई, फीड खिला रहे हैं, वो मलमूत्र का त्याग कर रही है, अमोनिया बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अमोनिया का एक लेवल तक मछली उसको झेल सकती है पानी में। अगर अमोनिया का वो लेवल क्रॉस हो गया, मछली उसको नहीं झेलेगी, मरना शुरू कर देगी, क्योंकि वो मछली के लिए जहरीला साबित होगा। तो क्या किया जाता है, वही गुड बैक्टीरियाज के द्वारा अमोनिया को तोड़ दिया जाता है। पहले अमोनिया को तोड़ा जाता है नाइट्राइट के फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, अमोनिया जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक था, नाइट्राइट उससे थोड़ा कम टॉक्सिक है, यानी उससे थोड़ा कम जहरीला है। उसके बाद फिर बैक्टीरिया काम करते हैं यहाँ पर, और नाइट्राइट को फिर तोड़ देते हैं नाइट्रेट में, जो कि एकदम कम टॉक्सिक है मछलियों के लिए, बहुत ही कम टॉक्सिक है। तो जहां पर अगर वो गुड बैक्टीरिया हमारे बायोफ्लॉक में प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, अमोनिया जमता जाएगा, जमता जाएगा, कोई उसको तोड़ने वाला नहीं है, है ना। कोई उसको अमोनिया से नाइट्रेट जो कि कम टॉक्सिक है उस फॉर्म में ले जाने वाला नहीं है। और हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी मछलियों के लिए वो जहर बनता गया, अमोनिया जमते जमते, और मछलियां मरना शुरू हो गई। इसलिए गुड बैक्टीरिया का होना जरूरी है। ये गुड बैक्टीरिया का भी हम लोग अगर टाइम बचता है तो नाम भी सीखेंगे, बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो भी सीखेंगे अगर टाइम बच गया तो। ये हो गया पूरा साइकिल। साइकिल बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या हुआ, मछली को खाना दिया गया, मछली ने वेस्टेज निकाला, उसके वेस्टेज में अमोनिया प्रेजेंट है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया को तोड़ दिया गया बैक्टीरिया के द्वारा, ये बन गया नाइट्राइट जो उससे थोड़ा कम जहरीला है। नाइट्राइट को फिर से बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ा गया, ये बन गया नाइट्रेट जो इससे और भी कम जहरीला है। ठीक है, इसके बाद ये फिर वही चीज है, सेम चीज है जिसको मैंने और एक फिगर के द्वारा दिखाया ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाए। यहाँ भी फिश को फूड खिलाया गया, अमोनिया बना, बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास जो है वो बैक्टीरिया है, नाइट्राइट के फॉर्म में इसको तोड़ता है। फिर नाइट्रोस्पायरा भी बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट के फॉर्म में तोड़ता है। और ये नाइट्रेट बहुत ही कम टॉक्सिक है हमारी मछलियों के लिए। और जब हम वाटर का एक्सचेंज करते हैं ना, जैसे कि हमें बताया जाता है कि कुछ कुछ दिनों में 25% वाटर को आप एक्सचेंज कीजिए। जब हम वाटर एक्सचेंज करते हैं ना तो ये नाइट्रेट जो है हमारे पानी से और कम हो जाता है, निकलने लगता है, जिससे हमारी मछलियां मरने से बच जाती हैं। तो एक इन भाई ने मुझसे पूछा था परसों कि नाइट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है मछली के ऊपर। देख लीजिए क्या इफेक्ट पड़ता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, रहेगा अगर 1 mg पर लीटर पानी से कम होना चाहिए, अमोनिया का ये रेंज होता है। उतना से अगर क्रॉस कर गया मछली को मार देगा। फिर नाइट्राइट का क्या है, नाइट्राइट अमोनिया से थोड़ा कम जहरीला है,
लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर रेंज है, उससे ऊपर गया मछली को मार देगा। इसके बाद नाइट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नाइट्रेट जो है अमोनिया और नाइट्राइट से बहुत ही कम टॉक्सिक है, बहुत ही कम जहरीला है, ये मछली को नहीं मारेगा। ठीक है, इसका 20 mg तक अगर पर लीटर पानी में रहा तो भी मछलियां नहीं मरेंगी, और जब हम पानी एक्सचेंज करेंगे ये नाइट्रेट निकल जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजनस साइकिल के बारे में, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के बारे में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, ये सब आपको पता नहीं, दिमाग में अट पाएगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है कोई भाई सवाल कर दे कि केमिकल रिएक्शन दिखाई, तो मैंने केमिकल रिएक्शन भी दिखा दिया, कैसे अमोनिया नाइट्राइट में टूट रहा है और फिर कैसे नाइट्राइट नाइट्रेट में टूट रहा है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि फिट हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, पीएच के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे लग रहा है शायद बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अभी आपने इतनी सारी बीमारियां पढ़ी, अभी आपने नाइट्रोजनस साइकिल पढ़ा, पता नहीं पीएच कंज्यूम कर पाएंगे कि नहीं। तो बताइए क्या करूं मैं, पीएच कंटिन्यू करूं या छोड़ूं? मैम कंटिन्यू करो, कंटिन्यू बताऊं तो दिक्कत नहीं हो रही, हौच पौच नहीं हो रहा दिमाग में? नहीं मैम, जी नहीं जरूरी है वो भी, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा जरूरी फैक्टर है ये पीएच। जी मैम, तो बताओ इसको। जी हाँ जी हाँ मैम थैंक यू, ठीक है मैम मैं कंटिन्यू आपने कर। बताया था, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, पीएच, ठीक है, ये पीएच क्या है आप देख पा रहे हैं, स्मॉल पी है, कैपिटल एच है, ऐसे ही लिखा जाता है पीएच को। आपको लगा होगा मैडम गलती लिख दी क्या, नहीं सही है, स्मॉल पी और कैपिटल एच से ही लिखा जाता है, पीएच को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं फुल फॉर्म इसका, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। पीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए, मेरा ये मानना है, और मैंने देखा है ये 4 साल में कि अगर आपके पानी का पीएच ऊपर नीचे है, मछलियां ग्रोथ करना कम कर देती। ठीक है, अगर एक ऐसा सिस्टम जहाँ का पीएच बिल्कुल सही है, वहां से हम 1000 केजी मछली का उत्पादन ले सकते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ सही था, केवल पीएच गड़बड़ था, वहां से केवल 500 केजी का उत्पादन मिलेगा, यानी उत्पादन आधो आध घट जाता है, केवल एक फैक्टर, छोटे से फैक्टर पीएच के कारण। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी ले तो पीएच क्या है, हम पीएच स्केल से इसको मापा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक का नंबर होता है। एक पीएच को हम पीएच स्केल में मापते हैं, जिसमें 0 से लेकर 14 तक का नंबर होता है। अगर बात करें नंबर 7 यानी एकदम बीच वाला पीएच, नंबर 7 वो होता है न्यूट्रल, उदासीन। हिंदी में मैंने कोशिश किया था ढूंढने का स्लाइड फोटोग्राफ्स नेट से, लेकिन नहीं मिल पाया मुझे, तो ये इंग्लिश में ही है, आप लोग अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो आप लोग हिंदी इसका नोट डाउन कीजिएगा, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ। तो अगर 7 पीएच दिखा रहा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। उदासीन का अर्थ होता है ना उसका रंग होगा, ना उसका महक होगा, कुछ भी नहीं होगा, उदासीन। जैसे किसी को डिनोट भी करते हैं ना हम लोग, वो पर्सन, वो आदमी तो एकदम उदासीन है भाई, मतलब ना उसमें रंग रूप महक कुछ भी नहीं होगा, उदासीन कहते हैं। हमारा पीने वाला पानी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो उदासीन है। अगर ऊपर चले जाएं, यानी कि 0 से लेके 5 तक में, सॉरी 6 तक में चले जाएं, तो 0 से लेके 6 तक का जो नंबर होता है पीएच स्केल में, उसे कहते हैं एसिडिक, यानी कि अम्लीय। अम्लीय क्षारीय सुना होगा आपने, है ना? पढ़ा भी है, पढ़ा भी, वेरी गुड, पढ़ा भी होगा। देखिए होता क्या है ना कि संसार में हर एक चीज को मापने का अपना अपना अलग अलग मात्रक होता है। कपड़े को हम लोग मीटर में मापते हैं, जमीन जायदाद को बीघा कट्ठा में मापते हैं, वैसे पानी को मापने का भी मात्रक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं मैडम पानी को तो लीटर में मापते हैं, बिल्कुल सही, वो भी सही है, पीएच में भी मापते हैं मेरे ख्याल से। कैसे? अगर हम पानी की गुणवत्ता को माप रहे हैं, यानी पानी की क्वालिटी को माप रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाएगा पीएच, जो मात्रक है उसका। लेकिन अगर हम पानी की क्वांटिटी को माप रहे हैं, यानी उसकी मात्रा को माप रहे हैं, तब आएगा लीटर। तो पीएच भी पानी को मापने का एक मात्रक है, पानी की गुणवत्ता को मापने का एक मात्रक है। तो 0 से लेकर 6 तक का जो पीएच स्केल का रेंज होता है, इसका मतलब है कि वो पानी अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। और 7 तो मैंने बता दिया, 7 अगर है तो उदासीन है, और 8 से लेकर 14 तक अगर पीएच का रेंज है तो वो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय है। ठीक है, तो ये होता है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर 6 तक को अम्लीय कहते हैं, 7 को न्यूट्रल उदासीन कहते हैं, और 8 से लेकर 14 को हम कहते हैं क्षारीय।
यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ दी जो बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि किस किस चीजों का पीएच कितना कितना। 7 में देखिए नीचे में वाटर है, अपना पीने वाला पानी। 6 में देखिए मिल्क यानी दूध का पीएच मान 6 होता है, कॉफी का पीएच मान 5 होता है, टमाटर का पीएच मान 4 होता है। इस प्रकार से बहुत अच्छी सी ये एक पिक्चर थी, मैंने लगाई आप लोगों के लिए, इसको देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कि हम पीएच को माप कैसे सकते हैं। पीएच के बारे में तो हमने सीख लिया कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मापे कैसे हम पानी में, हमको तो आता ही नहीं पीएच मापना। तो 2 बड़ा ही सिंपल तरीका है जिससे हम पीएच माप सकते हैं। फर्स्ट तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक दवाई है पीएच को मापने का। अगर आप उसके बोतल को देखिएगा, सामने तो उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, और पीछे पलटिएगा यहाँ पे पूरा एक रंगों का स्पेक्ट्रम बना हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। देख पा रहे हैं सेकंड वाले फोटो में, राइट हैंड साइड जो फोटो उसमें देख पा रहे हैं, पूरा एक रंगों का स्पेक्ट्रम बना हुआ है और हर रंग के ऊपर उसका पीएच मान लिखा हुआ है। तो ये जो बोतल लीजिएगा ना आप दवाई की, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है, इसके पीछे में ही आपको ये पूरा रंगों का स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखाई पड़ेगा, बगल में उसका पीएच मान दिखाई पड़ेगा। करना क्या है, चेक कैसे करेंगे पीएच? हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक परखनली ले लेंगे, उसमें 10 ml पानी ले लेंगे, जहां का भी पानी हमको चेक करना है। उस पानी में 10 ml पानी में 4 से 5 बूंद हम डाल देंगे इस दवाई की। बढ़िया से उसको मिक्स करेंगे। जब मिक्स कीजिएगा ना, तो जैसे इस पानी में एक रंग बन रहा है, जैसे लाल रंग बन रहा है, वैसे आपका पानी में जैसा भी पीएच मान रहेगा उसके अनुरूप एक रंग बन जाएगा उस पानी का। अब जैसा भी आपका पानी का रंग बना हो, हम क्या करेंगे, ये जो दवाई के पीछे राइट साइड में जो देख रहे हैं आप पिक्चर, दवाई के पीछे ये जो बहुत सारा रंग बना हुआ है, हम उस रंग से हमारा पानी का जो रंग बनना है उसको मैच करवाने की कोशिश करेंगे। जिससे वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है, उसके बगल में जो पीएच मान लिखा हो उसको देख लेंगे, हमारे पानी का पीएच वही हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन से पीएच को मापने का। अगला आसान तरीका, दूसरा तरीका, जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। हमारे साइंस के लेबोरेटरी में बड़ा जोर ये प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर। इस प्रकार से लिटमस पेपर मिलेगा और यहाँ भी रंगों का स्पेक्ट्रम बना होगा उसके साइड में, ताकि आप उसको मैच कर पाए। करेंगे कैसे काम, पानी ले लेंगे, पानी में इस पेपर को डिप कर देंगे, डुबा देंगे। जैसा भी आपका पानी होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसा भी कलर चेंज हुआ फिर से हर रंग से मैच करवा लेना। जिस रंग से मैच कर रहा है उसके सामने का पीएच को देख लेना है,